गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पाठ पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। बच्चों, भाषा वह है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के विचार, भाव को समझकर, सुनकर, उन्हीं के माध्यम से हम बोलकर प्रस्तुत करते हैं। उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं तथा दूसरों के भाव और विचार समझ सकते हैं। बच्चों, इस परिभाषा के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम सामने वाले व्यक्ति के भाव और विचार समझ सकते हैं और समझने के बाद उन्हीं विचारों के साथ हम उसका जवाब देते हैं। आगे हमें भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। बच्चों, अभी हम भाषा के मौखिक रूप में ही बात कर रहे थे कि जिस तरह से भाषा का मूल रूप है इस मौखिक, इसमें हम अपनी बात बोलकर व्यक्त करते हैं और दूसरे सुनकर उसे समझते हैं। यही भाषा का मौखिक रूप है। दूसरा हमारा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में लिखकर अपनी बात व्यक्त की जाती है और पढ़कर समझी जाती है। वही भाषा का लिखित रूप है। इस रूप से भाषा, ज्ञान आदि सभी को हम सहज रूप से समझ सकते हैं। भारतीय भाषा। बच्चों, हमारे भारत देश में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृति दी है। पहली भाषा हमारी हिंदी भाषा है जो राष्ट्रीय भाषा है, पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। लेकिन अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे तमिल, असमी, संस्कृत, कश्मीरी, सिंधी, उर्दू, उड़िया, संथाली, मैथिली, कोंकणी, पंजाबी, मणिपुरी, कन्नड़, गुजराती आदि भाषाओं का अलग अलग प्रांतों में प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि हिंदी भाषा को भारतीय संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को भारत को राज्य भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है कि हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा के नाम से जानी जाती है और यह हमारे 14 सितंबर से इस भाषा को स्वीकृति मिली। प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, भाषा के बाद है बोली। भाषा बड़े स्तर पर बोली जाती है। भाषा का क्षेत्र रूप जो सीमित क्षेत्र में बोला जाता है उसे हम बोली कहते हैं। कि भाषा हमारे पूरे प्रांत में या पूरे देश में जो बोली जाने वाली भाषा है उसे हम क्षेत्रीय भाषा के रूप में जानते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप ही एक सीमित रूप है जो हमारे राज्य में, हमारे प्रांत में बोली जाती है, जैसे उसे बोली कहते हैं। हिंदी भाषा में अधिकांश भाग में बोली जाने वाली भाषा राजस्थानी या राजस्थान से सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली यह बोली है कि राजस्थान में ही राजस्थानी बोली बोली जाती है, तो ये एक क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। इसकी विशेषता यह है कि भाषाओं में शामिल बोडो, कोंकणी, डोगरी, मैथिली भी पहले बोलियां थीं। बाद में इन्हें भाषा में शामिल कर दिया गया और बोली में साहित्य की रचना भी नहीं होती है। ये जो बोली है उसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। हिंदी भाषा या गुजराती या संस्कृत इन्हीं भाषाओं में हमारे साहित्य की रचना होती है।
तीसरा पॉइंट हमारा है लिपि। भाषा का मूल रूप मौखिक था। बाद में भाषा को लिखित कर व्यक्त करने के लिए प्रत्येक ध्वनि का वर्ण के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए उन्हें ही हम लिपि कहते हैं। कि जो भाषा हम बोलते हैं उसी भाषा के शब्दों को हमने निर्धारित चिन्ह के माध्यम से लिखना प्रारंभ किया और वही लिखावट हमारी लिपि कहलाई। तो लिपि की परिभाषा यह है कि प्रत्येक वर्ण को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की है रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, कश्मीरी की शारदा, संस्कृत की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, गुजराती की देवनागरी। ये भाषा और भाषाओं की लिपि है। इन्हीं में साहित्य का निर्माण होता है। चौथा हमारा टॉपिक है व्याकरण। भाषा का प्रयोग करते समय प्राय अशुद्धियाँ हो जाती हैं। हमारे द्वारा कभी भी कोई कार्य करते हैं तो जो अशुद्धि हो जाती है, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए, भाषा को शुद्ध व स्पष्ट बनाने के लिए हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। व्याकरण के प्रयोग के आधार पर प्रत्येक भाषा में कुछ नियम स्वीकार किए जाते हैं। ये नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा के लिए व्याकरण महत्वपूर्ण और अनिवार्य भी है। व्याकरण की परिभाषा है भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें व्याकरण कहते हैं। अशुद्धियाँ कई प्रकार की होती हैं। अशुद्ध और शुद्ध। लिंग संबंधी अशुद्ध, लड़कियां दौड़ रहे नहीं होगा, हमारे यहाँ होगा लड़कियां दौड़ रही हैं, यही वाक्य शुद्ध होगा। दूसरा शब्दों के संबंध में त्रुटि होती है, गलतियां होती है, वो है मैं तुम्हारे को नहीं जानता नहीं, ये वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं तुम्हें नहीं जानता। वर्तनी के आधार पर है लिखावट। जो हम मात्राओं की गलती करते हैं उन्हीं के माध्यम से जो लिखा जाता है कि बीमार को दवाई दो। अब बीमार में ई की मात्रा बड़ी चाहिए और दवाई में भी ई की मात्रा बड़ी ई की लगेगी, तभी हमारी वर्तनी की शुद्ध वाक्य बनेगा कि बीमार को दवाई दो। बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसके दौरान आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का आप उत्तर कॉपी में करेंगे और रिक्त स्थान की पूर्ति भी करेंगे।